नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगातें लेकर वो एमपी आए तो सनातन पर प्रहार करने वाले नए नवेले विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। घमंडिया से लेकर इंडी के संबोधन के साथ उसे सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया तो गांधी के आखिरी शब्दों हे राम का उदाहरण भी दिया, लेकिन बात विकास की भी की। तो क्या पीएम मोदी ने 2023 और 24 के लिए विपक्ष के खिलाफ मुद्दों का एजेंडा सेट कर दिया है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस भी आपको सुनवाएंगे। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। आज जो बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बीना में पहुंचे थे और अगर हम जिक्र करें हाल ही में तो दूसरी बार सागर में वो पहुंचे। और इतना ही ना, अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में 6वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और इसके बाद फिर ओंकारेश्वर पहुंचेंगे और फिर भोपाल आएंगे। यानी कि चुनावी साल में दौरे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जारी हैं। लेकिन बीना से हम जिक्र करें, बीना से उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश को सौगातें दी हैं, विकास की सौगातें दी हैं, बीपीसीएल के प्लांट की सौगातें दी हैं, बल्कि यहां से एक राजनीतिक एजेंडा भी, या कहें कि मुद्दों का एजेंडा भी वो सेट कर गए हैं। यानी कि आखिर किन मुद्दों के साथ जो बीजेपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मैदान में जाएं, किन मुद्दों पर उन्हें बात करनी है। एक लिहाज से ये संदेश भी उन्होंने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां से दे दिया है। विपक्षी गठबंधन को सनातन पर उन्होंने घेरा है। दरअसल सनातन पर डीएमके जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी डीएमके ने जो बयान दिया था सनातन के खिलाफ, उसी को आधार बनाकर पूरे गठबंधन को न केवल प्रधानमंत्री ने घेरा बल्कि घमंडिया और इंडी गठबंधन के नाम से उसे संबोधित भी किया। एक लिहाज से कहें तो इंडिया गठबंधन के खिलाफ यह सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी बनाने जा रही है, या कहें कि बना लिया गया है। और इसी आधार पर अब हम कहें तो सियासत आगे बढ़ेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस वक्त। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय सिंह जी, क्या वजह कि भाई आपका जो इंडिया गठबंधन है
डीएमके ऐसी बात कह जाता है कि आपको पूरा गठबंधन वहां पर घिर जाता है, जवाब अब देते नहीं बन रहा है आप लोगों से। देखिए प्रशांत जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने एक शासकीय कार्यक्रम को अपना राजनीतिक मंच बना लिया। और अगर राजनीतिक मंच ही बना रहे थे तो एक तरफा बात से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के सामने व्यापम से लेके महाकाल घोटाला, रेत घोटाला, पटवारी घोटाला और कितने घोटाले, 50% कमीशन वाली सरकार, इन मुद्दों की भी बात कर लेते। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी जिस बीना रिफाइनरी में बड़ी बड़ी विकास की बात कर रहे थे, उस बीना रिफाइनरी का भूमि पूजन कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी ने किया था 1995 में, और इस बीना रिफाइनरी को देश को समर्पित 2011 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो इस बीना रिफाइनरी में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इस तरह के आयोजन में जनता उम्मीद करती थी कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए कोई पैकेज देते, सौगातें देते। ठीक है, आधारशिला रखी थी अजय जी, लेकिन आगे के जो काम हो रहे हैं, नया उद्घाटन, नया शिलान्यास, क्या उसको आप नकार देंगे क्या? देखिए, तो मैंने तो वही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक शासकीय कार्यक्रम को राजनीतिक रैली का रूप दे दिया। इस रैली में अगर प्रधानमंत्री जी बात करते देश के सामने मध्य प्रदेश के लिए सौगातों की, मध्य प्रदेश के पैकेज की, मध्य प्रदेश के 40 लाख बेरोजगारों की बात करते, मध्य प्रदेश में नौजवानों को क्या मिलने वाला है वो बात करते, या 9 सालों में उन्होंने क्या दिया है मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से, वो सामने रखते तो हम मानते। उन्होंने राजनीतिक गरिमा गिराने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े आयोजन में इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए थे। ये पूरा तरह राजनीतिक एजेंडा बना लिया। और मैंने पूछा, जब राजनीति कर ही रहे थे तो बड़े बड़े घोटालों, 50% कमीशन की भी बात कर लेते तो जनता समझ जाती कि प्रधानमंत्री जी का क्या मत है ऐसे मामलों पे। ठीक है जी, ठीक है अजय जी। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या ऐसे आयोजनों में कोई आप राजनीतिक अनाउंसमेंट नहीं करते थे? ये अपने आप में सवाल है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सूर्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सूर्या जी, क्या बीना से, मध्य प्रदेश के सागर से, बीना से प्रधानमंत्री ने 23 और 24 के लिए मुद्दे सेट कर दिए हैं क्या? किन मुद्दों पर विपक्ष को आपको घेरना है, इंडिया गठबंधन को घेरना है? धन्यवाद प्रशांत कटारे जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जोहार। देखिए, अभी अजय सिंह यादव जी की मैं एक बात सुन रहा था, वो कह रहे थे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, इनके लिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पे खड़े होकर विकास कार्यों की बारिश मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं है जो इनके मित्र दल के सबसे बड़े नेता के बेटे सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। उसके ऊपर जब कांग्रेस पीसी करती है तो केवल इतना कहती है कि भैया ये स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, और हम किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। प्रशांत जी, ऐसा क्यों होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले देशद्रोहियों को ये अपने यहाँ नेता बनाते हैं और बेगूसराय से चुनाव लड़वाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि आतंकवादियों को यही बिरयानी खिलाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं के नेता हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहते हैं? और ये अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ये बात करते, प्रधानमंत्री जी वो बात करते। तो प्रधानमंत्री जी ने तो विकास कार्यों की बात की है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि सनातन के दुश्मनों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक तरफ तो राम कथा आयोजित करते हैं और दूसरी तरफ सनातन को खत्म करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकारी कार्यक्रम की बात कर रहे थे, तो मेरे मित्र जरा इतना बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो उद्घाटन था वो किस अधिकार से आपकी सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया था? वो किस सरकारी पद पे थी और क्या कारण था कि उन्होंने वहां उद्घाटन किया था? और दूसरी बात, आपके 15 महीने के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब सत्ता में थे तो वो क्या काम कर रहे थे? प्रदेश में सूखे का हाहाकार था और वो जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डालकर आईफा अवार्ड करा रहे थे। तो अपने अंदर झांकिए आप। इस प्रकार की बातें करके आप खुद को हास्य का पात्र बना रहे हैं और आप सनातन के विरुद्ध
जो शक्तियां खड़ी हैं ठीक है। उनको पहले से हाथ मजबूत करते रहे और आगे भी करने को तैयार है। और आप राम अजय जी छोटा रिएक्शन के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और आप किस आधार पर राम कथा करवा रहे थे आपके कमलनाथ जी? जरा इतना ही बता दीजिए मुझको। देखिए प्रशांत जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। रिएक्शन दीजिएगा। हमारे साथ क्रांतिकारी संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। अजय जी देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन सूर्या मैथिल जी से निवेदन है कि अगली बार भाजपा प्रवक्ता के तौर पर बैठे डिबेट में तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं लग रहे हैं वो। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सौगातें दी, तो सौगातें गिनवाइए क्या दी मोदी जी ने। मैं आपको चुनौती देता हूं, सौगात बोलने से सौगात नहीं होगा। आप मुझे गिनवाइए क्या सौगात दी मध्य प्रदेश को। मुझे बताइए क्या सौगातें दी मध्य प्रदेश को। आप बताइए सौगातें, 18 साल की भाजपा सरकार ने व्यापक घोटाला, डंपर घोटाला, 50% कमीशन घोटाला, महाकाल लोक का घोटाला, पटवारी घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, और कितने घोटाले और कितनी सौगातें देंगे मध्य प्रदेश को। मोदी जी बताते कि मध्य प्रदेश को क्या दिया केंद्र सरकार ने। बुंदेलखंड पैकेज दिया तो कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का। अगर बिना रिफाइनरी दी तो कांग्रेस ने दी। भाजपा ने केवल ये जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। बताइए ना, नाम लीजिए क्या दिया बताइए। बुंदेलखंड को क्या दिया भाजपा ने? बताइए। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, बुंदेलखंड पैकेज हमने दिया, किसान कर्जा माफी हमने दिया, हमने बिना रिफाइनरी दी। मध्य प्रदेश को हमने मनरेगा दिया। आपने केवल झूठे वादे और जुमले दिए। ये जुमलों की राजनीति प्रदेश की जनता पहचानती है। ये झूठ फरेब नहीं चलने वाला। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। अजय जी सूर्या जी, रिक्वेस्ट है जी। अवधेश पुरी महाराज जी के पास जाऊंगा मैं, फिर आपके पास लौटता हूं। अवधेश पुरी महाराज जी, क्या देश में, भारत में सनातन का विरोध करते हुए सियासत परवान चढ़ सकती है? सियासतदानों को समझना होगा। जी, अभी तो माहौल ऐसा ही बना हुआ है। देखिए, यहाँ दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक वह पक्ष है जो सनातन धर्म को लगातार अपमानित कर रहा है, उसको गालियां दे रहा है, हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, उनको आघात पहुंचा रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है हिंदुओं को। और एक वह पक्ष है जो सनातन धर्म का पक्ष ले रहा है। अब ये दो विचारधाराएं सामने आ गई। हालांकि दो विचारधाराएं अभी नहीं आई हैं, जब से सृष्टि का प्रारंभ होता है तभी से ये दोनों विचारधाराएं हैं। एक राक्षसी विचारधारा है, एक मानवीय विचारधारा है, एक दैवी विचारधारा भी है, तीन भी कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि हिंदुओं को अथवा सनातनियों को सभी लोग न जाने क्या गाजर मूली समझे हुए हैं। चाहे जो उन पर टिप्पणी कर देता है, चाहे जो हिंदू धर्म पर पिक्चर बना देता है, कोई भी नेता जिसको सनातन का स तक नहीं मालूम है, आखिर वो सनातन पर टिप्पणी कर देता है। जो धर्म सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, जिस धर्म ने इस देश को 10 मलक प्रणाली दी है, जिस धर्म ने आज से करीब 2700 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा इस देश को ज्ञान दिया, करीब 2500 वर्ष पहले तक्षशिला के द्वारा इस देश को ज्ञान दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश या जो धर्म इतना महनीय है, उसको आप उखाड़ फेंकेंगे, उसको आप मलेरिया बता रहे हैं, उसको आप बीमारी बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इन नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सबसे पहले इन नेताओं के खिलाफ ऐसा कानून केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को भी बनाना चाहिए, जिससे कि तुरंत इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर इस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ये लोग आहत करेंगे तो निश्चित रूप से आवाज अवधेश पुरी जी की साफ से नहीं पहुंच पा रही। अवधेश पुरी जी से हम दोबारा अब संपर्क साधेंगे। लेकिन अजय यादव जी, एक बात जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वो कह रहे हैं कि भाई आप सनातन के सबसे बड़े विरोधी हैं, अब सनातन को नुकसान पहुंचाने का टारगेट लेकर आए हैं, संकल्प लिया है आपने। देखिए, देश की जनता जानती है, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे अयोध्या के दरवाजे खुलवाने का काम हो, तो केवल कांग्रेस की सरकारों ने किया। चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को केवल राजनीतिक रूप से उपयोग किया। कभी सनातन धर्म के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज मंदिर भी बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, जिसका श्रेय भाजपा लेने की कोशिश करती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता जानती है, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाकाल लोक, ओम सर्किट,
पुजारियों के मानदेय बढ़ाना, और चाहे राम वनगमन पथ हो, चाहे गौशालाएं बनाना हो, अजय जी सभी अब तरह केवल के वो कांग्रेस की बात काम। नहीं रहेगी। जब आप इंडिया गठबंधन बन गए, जिसको आप बड़े स्तर पर ब्रांडिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ब्रांडिंग कर रही हैं, फिर आप कैसे केवल कांग्रेस रह जाएंगे? भाई आप क्या डीएमके को बुला सकते हैं? क्या साइड रख देंगे क्या डीएमके के बयानों को, उनके नेताओं के बयानों को? देखिए जी। प्रशांत जी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये स्टालिन जी हैं G20 की समिट में। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी आपत्ति थी तो के स्टालिन जी को इस तरह से G20 में क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बुलाया गया, बिठाया गया, सम्मान दिया गया? मुख्यमंत्री तो के तौर पर बुलाया ये गया, दोहरा चरित्र है। मुख्यमंत्री है ना तमिलनाडु के। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया? कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल है, उसके नेता को क्यों नहीं बुलाया गया? कहां लिखा था कि बाइडेन जी ने कहा था कि सारे मुख्यमंत्री बुलाना है? तो ये आपका राजनीतिक एजेंडा है, नहीं तो आप वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं जो आपको सुविधा देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये दोहरी बातें ना करें, और कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है ये उनका मत है, हमारा उनके मत से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में हमारी कोई दो राय नहीं हो सकती। हम तमाम सनातन धर्मी हैं। कमलनाथ जी से बड़ा हिंदू इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? भाजपा की सरकारों में केवल और केवल सनातन धर्म मैथिल जी का रिएक्शन। सप्त ऋषियों की मूर्तियां पहली बारिश में उड़ गई। हम प्रशांत जी, भावना यहाँ अभी कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदू अजय सिंह यादव जी ने घोषित कर दिया। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन पहले कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का एक खूबसूरत निर्णय बता देता हूं। गो हत्या प्रतिबंध मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लेके आई। आपने उसमें अमेंडमेंट किया और आपने उसमें छूट दी कि यदि कोई गो हत्या होती है उसके खिलाफ मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति, आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बयान दे रहे हैं। आप एक दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, ये आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर तथ्य होते तो झूठ नहीं बोलना पड़ते, दस्तावेज प्रस्तुत करिए। अगर आपके पास अजय जी सुन लीजिए, झूठ नहीं बोलना पड़ता, झूठ नहीं बोलना पड़ता। और देश में सड़कों पर उतरेगा किस तरह के कारखाने कौन भाजपा के नेता चला रहे हैं, ये भी देश जानता है, ये भी उस पे NSA लगाया जाएगा। कि इस तरह ये तो हुआ पहला से संबंधित कारखाने भाजपा के हिंदुत्व का नजारा। अब दूसरे हिंदुत्व के नजारे पे मैं आता हूं। इन्होंने क्या किया? झूठ मत बोलिए, रखिए तो सही तथ्य रखिए। यदि कहीं पर कोई गो हत्या होती है तो जिसपे वो आरोप लगेगा उसको उसी समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको पहले विवेचना की जाएगी कि प्रशांत जी केवल और केवल झूठ परोस रहे हैं। प्रशांत जी मुझे आपत्ति है, मैं मैथिल जी से कहता हूं आप इस संदर्भ में दस्तावेज पेश करिए। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके पास तथ्य नहीं है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास तथ्य हो तो दस्तावेज प्रस्तुत करिए, दस्तावेज प्रस्तुत करिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, दस्तावेज प्रस्तुत करिए इसी डिबेट में। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपका दिवालियापन दिखाता है। आपके पास तथ्य नहीं है इसलिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं सुन भी लीजिए, अजय जी जवाब दीजिएगा आप, अजय जी जवाब दीजिएगा, क्रॉस करिएगा उनकी बात को, क्रॉस करिएगा। सूर्या जी जल्दी, कम शब्दों में। जी कह रहा हूं जी, ठीक है अजय जी सुन लीजिए। अजय जी एक मिनट, अजय जी महाकाल लोक मुझे बताइए, इन्होंने महाकाल लोक की बात कही तो महाकाल लोक में एक बात बताता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका डीपीआर बनता है, डीपीआर। ठीक है, नहीं ठीक है, शुरुआत हो सकता है, शुरुआत भाई कागज पर आपने की, अंजाम तक किसने पहुंचा है ये भी तो देखेंगे आप। ठीक है जी भाई, अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है ये नहीं देखा जाएगा क्या? ठीक है, मैं यही सवाल अवधेशपुरी महाराज जी के पास लेके जाऊंगा। अवधेशपुरी महाराज जी, ठीक है, श्रेय लेने की सियासत है यहाँ पर, आप भी सुन रहे होंगे, चाहे महाकाल लोक का जिक्र हो या फिर और ऐसे धार्मिक कॉरिडोर का जिक्र हो। सवाल ये उठता है कि भाई आपने केवल कागजों पर अगर चीज कोई शुरू की लेकिन अंजाम तक तो कोई और पहुंचा रहा तो किसका श्रेय होगा? दूसरा एक और बात, उस पर भी थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि भाई सियासत और धर्म को अगर अलग कर देंगे तो सियासत विधवा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए श्रेय की जहां तक बात है तो जिसने कार्य पूरा किया है उसको अधिक श्रेय जाना चाहिए। मानक श्रेय उसका भी है जिसने प्रारंभ किया था, लेकिन जिसने पूरा किया है उसको अधिक श्रेय जाना चाहिए। और आज महाकाल लोक के कारण इस उज्जैन में लाखों जनता रोज आ रही है, कम से कम 2 से 3 लाख 4 लाख दर्शनार्थी
यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं। जी। महाकाल की महिमा पूरे विश्व पटल पर स्थापित हुई है, ये भी महाकाल लोक की ही देन है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ये भाजपा का निर्णय अपने आप में बहुत ही अच्छा हुआ। इससे इस उज्जैन की न केवल आय बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि महाकाल की महिमा भी पहले से 10 गुनी बढ़ी है। एक बात रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो कहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहा है जी। उन्होंने ये इसलिए कहा कि धर्म जो है, धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन, धर्म का मतलब है सत्य बोलना, धर्म का मतलब है परोपकार करना। मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अगर इन सारी चीजों को हम धर्म में, मान लो किसी नेता के जीवन में से निकाल दें जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कह रहा है, तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा? अगर उसको कर्तव्य बोध नहीं होगा, सत्य संभाषण का बोध नहीं होगा, वो अगर समाज के लिए परोपकार नहीं कर पाएगा, तो वो कैसा नेता है? तो कहने का तात्पर्य उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखो होता क्या है कि राजनीति जो है धर्म के आधार पर लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन धर्म से दूर भागते हैं। राजनीति में धर्म आना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े अच्छे साहब से आपने समझाया है धर्म और सियासत में क्या क्या जुड़ाव है, क्या फर्क है, इस पर मैं जरूर जाऊंगा अजय जी के पास। लेकिन हमारे साथ अभी जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, एक आरोप जो विपक्ष लगातार और बार बार आप पर लगाता है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं इसलिए आप धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। देखिए प्रशांत जी, पूरे इस घमंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। इन सबको लाज से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सत्ता सुख के लिए इन्होंने इस स्तर की राजनीति करी कि इस देश में जो सनातन को कीड़े मकोड़े डेंगू कहें, जो सनातन को समूल नष्ट करने की बात करें, जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करें, उनके साथ ही खड़े होते हैं। इसीलिए हम इनको चुनावी हिंदू कहते हैं। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहनकर तिलक लगाकर मंदिरों में भजन गाते फिरते हैं, और जब सनातन का विरोध होता है तो कहते हैं कि मौन है। कैसे उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं जो सनातन का विरोध करता हो, जिसका नेता स्टालिन कहता हो कि सनातन धर्म को समूल मिटा दो। और यही इन तुष्टिकरण करने वालों का असली चाल चरित्र और चेहरा है। यही कांग्रेस की वास्तविकता है। ये तुष्टिकरण की हद तक गिर जाएंगे, देश में किसी को उम्मीद नहीं थी। सनातन का अपमान और कांग्रेस गठबंधन का भाग, इनकी पूरी योजना पंकज जी, अगर गठबंधन का एक दल कोई बात कर रहा है, उदाहरण के तौर पर डीएमके ने अगर सनातन पर सवाल उठाए, तो क्या उसे पूरे गठबंधन से या गठबंधन के हर दल से जोड़ देंगे? प्रशांत जी, डीएमके का बात जी परमेश्वरन कौन है? कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियंका खड़गे कौन है? कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र। ये गठबंधन के लोग हैं क्या? तो इनके लोग हैं जिस प्रकार के विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह गठबंधन के क्या, जो हिंदू आतंकवादी भगवा आतंकवादी कहते हैं? सलमान खुर्शीद गठबंधन के हैं क्या? आज इनकी टिकट बांटने कमेटी के मेंबर है। किताब में लिखा उन्होंने कि हिंदू धर्म ISI बोको हराम के समान है। ये गठबंधन है क्या? मनमोहन सिंह की सरकार जो राम भगवान को, राम सेतु को काल्पनिक मानने का गठबंधन है क्या? ये सब के सब लोग मिले हुए प्रशांत जी, और इन सब की सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज की मानसिकता है। ये इटली की बांटने की संस्कृति भारत पर थोपना चाहते हैं। ये सनातन को नष्ट करने वाले लोग कैसे भारत में रहते हैं? मुझे शर्म आती है सबके ऊपर कि भारत में रहकर सनातन का विरोध, और चुनाव आता है तो हिंदू होने का स्वांग और पाखंड। इसीलिए इनको बप्पा भगत कहते हैं। पाखंडी लोग प्रशांत जी। छोटा रिएक्शन अजय जी का लूंगा। अजय जी, एक तो ये कि भाई डीएमके दावा कर रही है कि भाई सनातन के खिलाफ ही ये गठबंधन खड़ा हुआ है, दूसरा कुछ नाम पंकज जी गिना रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, भाजपा ये मौका परस्ती की बातें न सुनाए। पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले और तो खड़गे कौन है ये बताओ भैया मेरे? हिस्सा बन गए जिनको भाजपा के नेता पानी पी के कोसते थे। ये भाजपा का दोहरा चरित्र। अरे प्रियंका खड़गे की बात करो जी, परमेश्वर की बात करो, दिग्विजय सिंह की बात करो, सलमान खुर्शीद की बात करो, इनकी बात क्यों नहीं करते? अरे प्रियंका खड़गे की बात कर लो, दुनिया के सामने सलमान खुर्शीद की बात कर लो, जो हिंदू आतंकवादी भगवा आतंकवाद कहते हैं, दिग्विजय सिंह की बात कर लो। नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को, उन्हें तो आपने आमंत्रण नहीं दिया और वहां तो आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा कि देश के प्रमुख कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र की बात क्यों नहीं करते? दिग्विजय सिंह की बात क्यों नहीं करते? सलमान खुर्शीद की बात क्यों नहीं करते? तो भाजपा के नेता उनके साथ सनातन का विरोध क्यों करते हो? अरे सनातन धर्म क्या बिगाड़ा है? आखिरी रिएक्शन सूर्या मैथिल जी से लूंगा। सूर्या, बहुत कम शब्दों में सूर्या मैथिल जी, क्या सनातन पर फंस गया है विपक्ष? सनातन पे ही नहीं फंस गया है, देशभक्ति पे भी फंसा हुआ है।
देश के विरोध में नारे लगाने वालों को इन्होंने नेता बना रखा है। इसी प्रकार सनातन की हत्या करने की साजिश करने वालों के संग इनका गठबंधन है। और एक बात और, ये G20 की बार बार बात कर रहे हैं, हिंदू मध्य प्रदेश से कोई नहीं है। सनातन धर्म के लिए उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। चर्चा और लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। माफी चाहूंगा सूर्या जी, यहीं थामेंगे चर्चा को। सूर्या मैथिल जी, अजय यादव जी, पंकज चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।